साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तेवतिया क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज की बात के माध्यम से आपको लगातार करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप उन्हें पढ़ते हैं, उनके विषय में जानते हैं, तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाली करंट अफेयर्स की घटना की जानकारी का उत्तर दे करके सफलता पा सकते हैं। तेवतिया क्लासेस में मैं अमित तेवतिया आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम तेवतिया क्लासेस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी कर चुके हैं। यदि आप मैथमेटिक्स, अंकगणित या सामान्य हिंदी, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन की क्लास ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो आप तेवतिया क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और उसके माध्यम से आप तैयारी करें। घर बैठे किसी भी समय आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका जवाब देना हम अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। साथियों, करंट अफेयर्स की जानकारी हम आपको लगभग 25 नवंबर से पहुंचा रहे हैं। हमने दिसंबर में आपको लगातार 2-2 दिन, 3-3 दिन की जो जानकारी थी उसका एक संग्रह करके पहुंचाया। लेकिन हमने 1 जनवरी 2022 से आपको एक सप्ताह का करंट अफेयर्स एक साथ पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। यह नव वर्ष 2022 का पहला वीडियो है। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो 1 जनवरी से शुरू होती हैं। इनमें एक दो बात 31 दिसंबर की भी हमने सम्मिलित की हुई है जो महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं 1 तारीख से 7 जनवरी के बीच होने वाली या 7 जनवरी तक होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप पहले बिंदु पर ध्यान दें, जो इसमें बताया गया है कि भारत ने दुबई में अंडर 19 एशिया कप में श्रीलंका को पराजित कर फाइनल जीता और भारत ऐसा 8वीं बार कर रहा है। जी हां, भारत ने दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप में श्रीलंका को फाइनल में पराजित कर दिया और यह भारत का 8वां एशिया कप है जिसमें इसने विजय प्राप्त की है। ये भी हम आपको बता दें कि दुबई में आयोजित इस क्रिकेट एशिया कप 2021 में डकवर्थ लुईस पद्धति से फाइनल मैच का डिसीजन हुआ, निर्णय लिया गया, क्योंकि बीच में वर्षा हो गई थी और वर्षा होने के कारण टीम पूरा नहीं खेल पाई। तो जो डकवर्थ लुईस पद्धति होती है, जिसके एक निश्चित ओवर में निश्चित रन बनाने के लिए दे दिए जाते हैं, इसी प्रकार से भारत ने श्रीलंका को इसमें पराजित किया। यहाँ तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो रेलवे बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वी.के. त्रिपाठी। आप इसका नोट्स बना सकते हैं और ऐप के माध्यम से यदि आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको समस्त जानकारी पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चौथा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के बीच पहला फ्लोरोना, जिसे हम कोरोना और इन्फ्लुएंजा का दोहरा संक्रमण कह सकते हैं, इसका पहला केस दर्ज किया गया है साथियों इजराइल में। हमें ये समझना है कि जो कोरोना महामारी है, जो कोविड-19 है, इसके अलग अलग वेरिएंट भारत में आए और विश्व में तो बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में डेल्टा, कुप्पा, डेल्टा प्लस और अब ओमिक्रॉन कहर ढा रहा है। लेकिन जो फ्लोरोना बीमारी है, इसमें कोरोना के साथ साथ इन्फ्लुएंजा, जिसमें बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज होता है, ऐसा दोहरा संक्रमण देखने को मिला है दुनिया में। तो ये फ्लोरोना नामक बीमारी का जो उदय हुआ वो इजराइल में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको जरूर नोट करें। अगर हम यहाँ 5वां बिंदु देखें, भारत 1 जनवरी 2022 से यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक समिति बनाई जा रही है जिसकी अध्यक्षता करेगा। यह समिति संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बन रही है, ये आतंकवाद के खिलाफ है। जी हाँ, जो आतंकवाद के खिलाफ निर्णय लेगी, उन देशों पर प्रतिबंध लगाएगी जो आतंकवादियों को शरण देते हैं। समझ लीजिएगा, यहाँ पाकिस्तान को ही टारगेट करने का अच्छा मौका भारत को मिल रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत के प्रतिनिधि हैं वो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं और टी.एस. त्रिमूर्ति ही अध्यक्षता के रूप में आतंकवाद के खिलाफ बनी हुई इस कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। अगर हम छठे बिंदु की बात करें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, अन्य विकसित देशों के साथ बैठक हुई उनकी,
वो वियना ऑस्ट्रिया में हुई। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और दुनिया का जो परमाणु कार्यक्रम है, या हम कहें कि परमाणु अंतरिक्ष एजेंसी, आप नोट कर लीजिएगा, इसका मुख्यालय भी वियना में है। साथियों, आप जानते होंगे, यहाँ आप विशेष पढ़ सकते हैं कि अमेरिका ने 2018 से ईरान पर तेल निर्यात का प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत भी 2019 से ईरान से तेल का आयात नहीं कर रहा है। हम ये कहेंगे कि हमारा वहां से आयात ना करना, इसमें ईरान का तो पता नहीं, लेकिन भारत का बहुत नुकसान है, क्योंकि भारत जो क्रूड ऑयल को वहां से आयात करता है, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसका अच्छा प्यूरिफिकेशन करती हैं, हमें वहां से सस्ता तेल मिलता है और वो हमें उधार भी तेल देता है। लेकिन अब अमेरिका के प्रतिबंध के कारण भारत ने भी 2019 से वहां से आयात करना कम या नगण्य कर दिया है। अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें कि संसद के शीतकालीन सत्र में, यह शुरू हुआ था 29 नवंबर को, और इसमें लगभग 12 विधेयक पास हुए हैं। लेकिन विधेयक के पास होने से काम नहीं चलता है, जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करें। तो उन विधेयकों में एक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक था। इस पर जो दोनों सदनों में पास हुआ, वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हस्ताक्षर कर दिए। यह चीज समझने के लिए हमें बच्चों को बताना होगा कि इस जो ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संविधान संशोधन है, इसके तहत नशीली दवाओं का उत्पादन करने वाले या नशीले पदार्थों की खेती करने वाले जो अपराधी हैं, उनको 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है और इसके साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उन्हें झेलना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न हैं जो 1 तारीख से 7 तारीख तक के मध्य हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारा तिब्बतिया क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए आप 9759747606 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ जो 8वां बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव सुधार संशोधन, इसको पक्ष और विपक्ष को दोनों में ही बड़ी तीखी बहस हुई इस विधेयक को पारित होने में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। वहां तो पारित हुआ ही, साथ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे मंजूरी दे दी है। यह वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के विषय में है। अब इसका चुनाव सुधार से मतलब ये है कि जो लोग फर्जी वोटिंग करते थे या कम आयु में अपना वोटर कार्ड बनवा लेते थे या किसी अन्य की वोट डाल देते थे, इससे ऐसा नहीं होगा। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जब शहरों में चुनाव होते हैं तो वहाँ नगर पालिका के चुनावों में वोट देते हैं, जब प्रधानी में चुनाव होता है तो वो गांव में प्रधानी के इलेक्शन में भी वोट देते हैं। इससे ये भी पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा कि एक व्यक्ति एक मत, अर्थात एक जगह ही वोट देने का अधिकार रहेगा। अगर हम शहर में वोट दे रहे हैं तो गांव में हमारी वोट नहीं मानी जाएगी, और अगर हमने गांव में वोट दिया है तो शहर में हमारी वोट नहीं रहेगी। चुनाव सुधार संशोधन की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अनुमति दे दी है। बिंदु 9 है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया है। केंद्र सरकार ने इसको मान्यता दी और केंद्र सरकार की मान्यता देने के बाद अब झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी हो गया है, अर्थात इसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम जोड़ दिया गया है। 10वां प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के साथ भारतीय ज्ञानपीठ के विश्व प्रसिद्ध प्रकाशकों का एकाधिकार प्रकाशन के लिए करार किया गया है वाणी प्रकाशन समूह से। जी हाँ, यह हिंदी साहित्य जगत की एक महत्वपूर्ण खबर है। हो सकता है कि आपको ना लग रही हो, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, जो ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हैं या उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हिंदी के विशेष बड़े साहित्यकार हैं या अन्य किसी भाषा के हैं, उनके लिए अब हिंदी साहित्य की यदि बात करें तो वाणी प्रकाशन अब उनकी पुस्तकों का प्रकाशन करेगा, और इस समूह के चेयरमैन हैं अरुण महेश्वरी। आप नोट कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न, चीन ने अपना पहला दूतावास खोला है। तो चीन ने साथियों निकारागुआ देश में अपना दूतावास खोला है। हाल ही में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चीन ने किस देश में अपना दूतावास खोला है, तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं निकारागुआ। 12वां प्रश्न है, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव सेना से रिटायर हुए, उन्हें यह सम्मान मिला था। योगेंद्र यादव को यह सम्मान कारगिल के 1999 विजय युद्ध के लिए दिया गया। इस युद्ध में विजय प्राप्त की, टाइगर हिल पे झंडा फहराया भारतीय सैनिकों ने, और सेना का सर्वोच्च सम्मान
ये परमवीर चक्र है जो योगेंद्र यादव को दिया गया है। 14वां प्रश्न है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड से सम्मानित किया। पूर्ण, यहाँ पूर्ण जो शब्द है इसको आप पूर्व पढ़ेंगे, पूर्ण नहीं पढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को। यह सम्मान इंग्लैंड का सबसे पुराना और सर्वोच्च सम्मान है। इसके लिए कोई जूरी नहीं होती है, कोई कमेटी नहीं होती है, ये केवल महारानी की स्वेच्छा से दिए जाने वाला ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है जो नाइटहुड की उपाधि है। और जिसको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है उसके नाम के उच्चारण से पहले सर लगाना जरूरी हो जाता है। तो अब प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सर टोनी ब्लेयर हो गए हैं। 15वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण, और अब तक मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो इसी प्रश्न पे रहेगा। मेरठ के सलावा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, और प्रश्न ये भी है कि यह भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी अर्थात खेल विश्वविद्यालय बन रहा है मेरठ के सलावा गांव में। 16वां प्रश्न है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड अजय कुमार कक्कड़ को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया ब्रिटेन में। 17वां सवाल है बेटी व्हाइट का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं या ये क्यों प्रसिद्ध हैं? तो आप यहाँ जवाब देखेंगे। हॉलीवुड अमेरिकी अभिनेत्री बेटी व्हाइट हैं जिनका निधन 99 वर्ष की आयु में हो गया है। आइए हम कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो अनिवार्य हैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यहाँ 18वां प्रश्न जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी और अश्वेत महिला बनी हैं। तो साथियों ये हरप्रीत चंडी जो ब्रिटेन में रहती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी हैं और अश्वेत महिला हैं। इनके विषय में विशेष जानकारी नीचे है कि ये 32 वर्षीय सिख सैन्य अधिकारी हैं। इन्हें पोलर प्रीत के नाम से, वो दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो ऐसे ही ये पोलर प्रीत के नाम से जानी जाती हैं। ब्रिटेन में ये रह रही हैं, भारतीय वंश की हैं, नागरिक ब्रिटेन की हैं। नाम है हरप्रीत चंडी। 19वां प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे मॉडल जो है इसके महानिदेशक बने हैं जी अशोक कुमार। आइए 20वें प्रश्न की बात करें यदि कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की कुल संपत्ति 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह दुनिया भर में बीमा क्षेत्र में 5वें और कुल संपत्ति के मामले में 10वें स्थान पर है। साथियों यदि बात करें LIC की कुल संपत्ति का भारतीय GDP में क्या योगदान है तो यह लगभग 18% योगदान GDP का लिए हुए है। और ये भी आपको बता दें कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी GDP LIC की कुल संपत्ति से बहुत कम है। 21वां प्रश्न है देश के शास्त्रीय संगीत के विभिन्न घरानों का सम्मेलन 5 जनवरी से 7 जनवरी तक हुआ काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में। 22वां सवाल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या हो गई। तो ये हर बार जो आंकड़ा होता है 5 साल के अंदर की पहली बार कितने लोग थे जिनका वोट था, ये नहीं कि किसने डाला लेकिन उनका वोट होना चाहिए वोटर लिस्ट में, इनकी संख्या अब बढ़ गई है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 15.03 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में करेंगे। 23वां सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में एक रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जो उनका काफिला था उसे किसानों ने रोक लिया और इसे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही माना गया। यह घटना पंजाब में घटित हुई है, तो जवाब आप दें पंजाब के फिरोजपुर जिले में। यहाँ 24वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, देखिए जिसके विषय में हमने बात की थी, यह आगामी तारीख को हो गया, निर्णय आ गया कि TS त्रिमूर्ति 2022 के लिए अध्यक्ष पद ग्रहण कर रहे हैं सुरक्षा परिषद की
आतंकवाद निरोधी समिति का, जिसे CTC कहते हैं। यहाँ नीचे आप विशेष पढ़ सकते हैं कि भारत अभी 15 सदस्य सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। इसमें 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, और भारत इसका अस्थायी सदस्य है। 5 ही केवल इसमें स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें हम वीटो पावर कंट्रीज बोलते हैं। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत 2021 में इसका सदस्य रहा और 2022 में भी इसका सदस्य 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। ऐसे में भारत के लिए 2 फायदे हैं। सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति की अध्यक्षता मिली है और साथ साथ सुरक्षा परिषद में भी भारत बना हुआ है। 25वां सवाल है कि कजाकिस्तान में दशक अर्थात 10 सालों में सबसे भीषण उपद्रव हुआ। इससे प्रभावित होकर के कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और कजाकिस्तान में घोषित हो गया आपातकाल। आइए आगे देख लेते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि हम बात करें 26वें प्रश्न की, कि पंजाब की फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक की जो जांच अभी हमने देखा है, तो अब उसकी जांच के लिए आदेश आए हैं, जिसे के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समिति बनाई है। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सुधीर सक्सेना होंगे, जो कि भारत के सुरक्षा सचिव हैं, और इसके सदस्य बलबीर सिंह और S सुरेश होंगे। तो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जो जांच करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि जिस रास्ते से उनका काफिला गुजर रहा था वहां आम जनता पहुंच गई। 27वां यदि हम सवाल देखें कि केंद्रीय सड़क परिवहन निगम राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर ब्रिज बनाने की घोषणा की है, तो यह प्रयागराज में बनेगा। 28वां सवाल है, ये आपके सवाल जो ये मैं स्लाइड मानता हूं कि अति महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए। भारतीय दंड संहिता, जिसे आप IPC इंडियन पिनल कोड बोलते हो, 1860, अपराध प्रक्रिया संहिता जिसे हम CRPC बोलते हैं 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में व्यापक बदलाव करने की तैयारी में सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीशों से और अन्य लोगों से सुझाव मांगे हैं कि जो भी इसमें सलाह देना चाहे वो दें, क्योंकि बहुत जल्द आप पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में कि हमारी IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी बदल जाएंगे। यहाँ जो 30वां प्रश्न है वो है कि वर्ष 2030 तक देश के 5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, अर्थात सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर, जी हाँ, ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी मिली है। ये कॉरिडोर भारत के 6-7 स्टेट में ही केवल बन रहा है, जिनमें से गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। इन्हीं में ग्रीन ऊर्जा कॉरिडोर की स्थापना होगी। 31वां सवाल है, भारत ने आपदा प्रबंधन में सहयोग की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी प्रदान की तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान देश के साथ अब आपदा प्रबंधन पर हमारे जो तौर तरीके हैं उनका आदान प्रदान होगा। वो तुर्कमेनिस्तान भारत के और भारत तुर्कमेनिस्तान के आपदा प्रबंधन में जिस प्रकार का सहयोग रहेगा, वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, इसके विषय में यहाँ जो इनका सहयोग है वो बढ़ेगा, समझौता हो चुका है। 32वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के 32 वैज्ञानिकों का दल ग्लेशियर डूम्सडे के अध्ययन के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ रवाना हुआ है। ये लोग पता करेंगे तो जो समुद्र की सतह, बर्फ की मोटाई का अध्ययन और ग्लेशियर के पानी का तापमान, वहां पड़ने वाली दरारों का विश्लेषण किया जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि हम डूम्सडे के विषय में ही नहीं जानते, तो फिर हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको आगे बताया है विशेष करके कि अंटार्कटिका महाद्वीप आपने सुना होगा, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका 5वें स्थान पे आता है। और आप जानते हैं कि अंटार्कटिका पर समस्त बर्फ जमी हुई है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो थ्वेट्स ग्लेशियर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका क्षेत्रफल 1.92 लाख वर्ग किलोमीटर है।
हम इस प्रकार समझ सकते हैं जितना कि भारत का गुजरात राज्य है इतना वो ग्लेशियर है। इसकी जितनी भी बर्फ है, अगर ये बर्फ पिघल जाए तो देखते ही देखते एक दिन में समस्त विश्व के देश जो द्वीपीय देश हैं वो सभी देश डूब जाएंगे। इसीलिए जो डूम्स डे कहा गया है वो इस थ्वेट्स ग्लेशियर को माना गया है, क्योंकि वो प्रलय का दिन होगा, उस दिन सब समाप्त हो जाएगा अगर ये ग्लेशियर ज़्यादा पिघल गया तो। इस ग्लेशियर में अब धीरे धीरे से दरारें आने लगी हैं जो 10-10 किलोमीटर से भी अधिक की दरारें हैं। इनका विश्लेषण करने के लिए भारतीय और अमेरिकी दल यहाँ गया है। साथियों ये भी आपको बता दें कि 2019 में भी भारतीय दल अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा था, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाया, वह उसके पानी को नहीं छू पाया और वहां से ही उन्हें वापस आना पड़ा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ है। 23वां बिंदु जो आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला वनडे विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में होगा। यह 4 मार्च से 3 अप्रैल तक होना है, लेकिन अभी जितने भी कार्यक्रम 2022 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने हैं सभी के सभी वो अभी क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो कैंसिल होने का मतलब क्या है, वो इसलिए कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि बीमारी जो है वो अपना कहर दिखा रही है, ओमिक्रॉन फैला जा रहा है। आगे अभी हमने फ्लोरोना पढ़ा इसी स्लाइड में, फ्लोरोना बीमारी आ गई तो और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो हो सकता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी आयोजन हैं वो रद्द होने लगें, पोस्टपोन्ड होने लगें, कभी बाद में हो। जैसे कि तो इस मैच में जब भी ये क्रिकेट टूर्नामेंट होगा इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान होंगी वो मिताली राज होंगी। 34वां प्रश्न है, कजाकिस्तान में फैली हिंसा अभी हमने पढ़ा है काबू करने के लिए वहां के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने सेना को बुलावा दिया है रूस की। तो अब कजाकिस्तान की जो सेना है उसके काबू से बात बाहर है। वहां की राजधानी नूर सुल्तान, जिसका पहले नाम अस्ताना था, वहां भी लोगों ने बहुत तोड़फोड़ की है, बिल्डिंगें जलाई हैं, राष्ट्रपति भवन तक फूंक दिया है। तो अब रूस की सेना रवाना हो गई है। रूस की सेना कजाकिस्तान के हालात पर नियंत्रण करेगी। 35वां सवाल बहुत मोस्ट है, संवैधानिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और हमारी राज्य व्यवस्था को लेकर भी। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। जैसे लिमिट होती है, आदर्श आचार संहिता में चुनाव की एक लिमिट है कि हम किसी भी चुनाव में इससे ज़्यादा पैसा कोई भी प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकता है। ध्यान से आप इसको नोट करें। लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए पहले हम खर्च कर सकते थे, जिसकी सीमा अब 95 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि 95 लाख रुपीस एक एमपी का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अपने इलेक्शन में अधिकतम खर्च कर सकता है। वहीं विधानसभा के चुनाव में अब तक यह रकम 28 लाख थी। 28 लाख रुपए खर्च कर सकता था कोई भी व्यक्ति एमएलए के चुनाव में, जिसे बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन ये राशि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है तो वो यहां दे दिया गया है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, इनमें जो लोकसभा की सीटें हैं यदि उन पे चुनाव होगा तो एक व्यक्ति 75 लाख रुपए खर्च कर सकता है, जो कि पहले 54 था। देखिए यहाँ 54 पहले था और अब 75 है। यदि अन्य की बात करें तो पहले 70 था और अब 95 है। विधानसभा चुनाव में पहले 20 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकता था इन इतने राज्यों में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और पुदुचेरी में, जिसे बढ़ा करके अब 28 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये बढ़ी हुई रकम है जो एमएलए और एमपीज के चुनाव में लोग अधिकतम खर्च कर सकते हैं। ये साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी है। 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी की आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लें। और यदि आप केवल लिखते हैं, सुनते नहीं हैं, बहुत से बच्चे हैं जो इन चीज़ों को सुनते नहीं हैं, केवल ऐसे ही देख लिया और लिख लिया, तो उन्हें बहुत सारी जानकारियां इसके विषय में नहीं मिलती हैं। मुझे अनुमति दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीक का पूरा ऐसे ही करंट अफेयर्स लेकर के। आप इसको साथ साथ पढ़ते रहें। यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी SSSC अन्य परीक्षाओं में ये निश्चित रूप से आपकी सफलता का कारण बनेगा। और आप ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।